अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुजर रही ज़िंदगी ठीक ठाक? ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही होगी अगर सामने अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहे होंगे आप, या अगर अपने बच्चों को पलते हुए देख रहे होंगे, बच्चों को कामयाब होते हुए देख रहे होंगे। हमारा दारोमदार हमारी औलाद की ही इर्द गिर्द घूम रहा होता है और हम उनको देख के खुश होते हैं और उनको देख के ही डिप्रेस भी हो जाते हैं कभी कभार। आज का टॉपिक स्पेशली हम थोड़ा सा अपनी तोपों का रुख अगर बेटों की तरफ लाएं। बहुत अजीब सी बात है हमारी सोसाइटी में, जब एक औरत माँ बनती है, और ये मैंने अपने इर्द गिर्द के करीबी लोगों से सुना है, बेटा हो गया ना, बस अब तुम सुकून में हो, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं। पता नहीं क्यों ऐसी बात करते हैं लोग। बस एक बेटा हो जाए तो फिर तुम्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, या इसके पीछे ऐसी कौन सी कड़वी हकीकत है जो हमारे माशरे में बना दी गई है। बेटे के लिए इतना कहा जाता है, मगर अगर वो बेटा बड़ा हो के आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाए, यानी कि आपने बड़े प्यार और मोहब्बत और लाड से अपने बेटे को पाला, पर उस पालने में आपने मोहब्बत की, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की भी ज़्यादती हो जाए तो वो कड़वी हो जाती है। तो मोहब्बत की इतनी ज़्यादती आपने कर दी कि वो स्पॉइल हो गया, और स्पॉइल होने की वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें कर गया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि वो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। वही बेटा जिसके लिए कहा जाता था बस एक दफ़ा बेटे की माँ बन गई ना तो तुम्हारे सारे दलदर दूर हो गए, वही जब आपको शर्मिंदा कर दे तो फिर आप सोचते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हो गई परवरिश में, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो माँ को ही दी जाती है ना उसकी परवरिश की। जब वो गुस्सा करता था बचपन में तो आप उस पर मुंह दबा के हंसा करती थी, सुनिए अपने मियाँ को कहकर आप पे गया है, अरे बिल्कुल अपने दादा जैसा है, अरे नाना पे चला गया। और आज जब वो आप पर ऊंची आवाज़ उठाता है तो आपके आंसू नहीं रुकते कि ये आपको इज्जत नहीं दे रहा। वो ज़िदें जो आप उसके लाड समझ के वारी सदके किया करती थी कि अरे मेरा बच्चे की ख्वाहिश, वो लाड अब ज़िद में तब्दील हो चुका है और वो उसकी फितरत बन चुका है, उसकी नेचर बन चुका है। वो ख्वाहिशात जो आप अपना पेट काट के अपने पल्लू से पैसे बचा बचा के आप उसकी पूरी किया करती थी कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इस बच्चे की ये जायज़ या नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करनी है, अब वही आपके गले पड़ गई है। दोस्त यार मियाँ से छुप के उसकी सारी फरमाइशें पूरी करना, उसको इजाज़त लेके देना, अब यही फांसी का फंदा बन गया है। वही दोस्त हैं जिनकी बैठक में बैठकर वो आपकी दी हुई सारी तरबियत भूल गया है। कंपनी मैटर्स अ लॉट। ये भी नहीं जाना कि वो बैठ किसके बीच में रहा है, ये भी नहीं जाना कि वो इतने पैसे फ़ौरन क्यों मांग रहा है, इन पैसों से क्या आता है। बस अब वक्त आ गया उसे रिहैब में भेजने का, क्योंकि ड्रग्स की आदत इतनी ऊंची लग गई है उसको, इतनी ज़्यादा लग गई है कि वो आपकी भी नहीं सुनता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और मैं तो कहती हूँ अब सारे बच्चे सलामत रहें, क्योंकि वो उनकी माँ की आँख की ठंडक होते हैं। मगर बच्चा चाहे कुछ भी करे, चाहे डाका डाले, चोरी करे, माँ के लिए उसके दिल में वो जगह है जो शायद कभी कम हो नहीं सकती। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जानिए कि हम अपने बेटों की परवरिश में कहाँ कहाँ कोताहियाँ कर देते हैं, जो फिर बड़े होके हमें मुंह छुपाना पड़ता है कि ये हमारी औलाद नहीं है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्पेशली आज के शो में बात कर रहे हैं बेटों की परवरिश को लेके, और जब हम उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार
कर रहे होते, जो कि करना भी चाहिए, मगर वो जो बैलेंस आउट हो जाता है उस लाड प्यार में और सख्ती और डिसिप्लिन, ये थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर जो इंसान एक हमने अच्छा इंसान इस माशरे को देना होता है वो हम दे नहीं पाते। और हम कहाँ कहाँ लैक करते हैं, बहुत सारी माओं को ये भी नहीं पता। तो आज बेसिकली बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों की या स्पेशली बेटों की परवरिश को लेकर हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको ये लगे और आपको पता चले कि कहीं जाने अनजाने में वो लाड प्यार, एक्सट्रीम लाड प्यार आप भी तो नहीं करेंगे अपनी औलाद के साथ। सो आज हमारे शो पे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो कितनी देर है उनको आने में, मगर उनका एक हिस्सा, उनका लख्ते जिगर ऑब्वियसली, क्योंकि आज माँ बेटे के हवाले से शो है, वो हमारे साथ नादिया जमील आने वाली हैं। उनका थोड़ा सा ब्लो ड्राई रह गया, लेकिन उनका लख्ते जिगर, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, उनका बेटा हमारे साथ मीर वली परवेज़ हमारे साथ हैं। अब ये मैं खाली नादिया जमील का बेटा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये ख़ुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिल्म मेकर हैं एंड न्यूरो कोचिंग प्रैक्टिशनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अगर फ्लैशबैक में जाती हूँ तो आप छोटे से होते थे तब आप मेरे शो पे आते। जी मुझे याद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जस्ट लुक एट यू, माशाल्लाह। हाँ, और आप बिल्कुल बदली नहीं हैं। मैं ये वाली बात पता नहीं कैसे है। ये देखा सही, नादिया तो बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करती, आप कैसे ऐसी कैसी बातें करते? तो कैसे आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्योंकि बच्चे बचपन में तो आ जाते हैं, फिर वो बड़े होके कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना अम्मी आपके साथ। हाँ, आ गई आपकी अम्मा? अब तो ना हो गया ना, टर्न टेबल्स हो गए। पहले बचपन में उनको वो मुझे बेबी सिट करते थे यहाँ पे आके, अब मैं आ गया उनको बेबी सिट करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। मेरी जो अगली गेस्ट है ऑब्वियसली इस शो पे, एक तो थेरेपिस्ट ये भी है जाहिर है, कोच, लेकिन हाँ कोच कह हाँ, सही। हाँ, तो एक हमारे पास हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। मेरे साथ अतिया फरीद हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड यूथ इंटरवेंशनिस्ट। क्या कहते हैं इंटरवेंशनिस्ट, क्या होता है? इंटरवेंशनिस्ट भी थेरेपिस्ट का ही एक हिस्सा है। इट्स लाइक मोर ऑफ ए स्पेशलाइज्ड फील्ड, जिसमें आप जो है जो जेनजी के जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, जो यूथ के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट में क्या फ़र्क है? साइकोलॉजिस्ट तो एक प्रोफेशनल फील्ड है ना, यूथ इंटरवेंशनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ ए स्पेशलाइजेशन। ओके ओके ओके, तो ये आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नदा जी। नादिया रेडी हैं, नादिया जमील हमारे साथ हैं, आइए वेलकम करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बैठी 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 बैठी, भागते दौड़ते अस्सलाम वालेकुम। थक गई? नहीं 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 नहीं, भागते भागते। मैंने आपके आने से पहले नादिया, मैंने आपके लख्ते जिगर का इंटरव्यू मतलब लाइक इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन दे दिया। शुरुआत हमारी हो चुकी है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका तो ये तीसरा बार है सेट पे, ये हाँ। इतने से थे तब से सेट पे आ रहे हैं, तो बड़े हुए हैं सेट पे हाँ, दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। इधर से उधर छुप रहे होते थे, भाग रहे होते थे। मैं इनको बता रही थी आपके आने से पहले कि आपने क्या एक मज़ेदार बात कही थी, जो कि मैं भी ऑन एयर नहीं बता सकती। उस वक्त बलाज होने वाले थे और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक जुमला कहा था, तो वो मुझे अभी तक याद है, जबकि बलाज 11 साल के हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि माएँ प्यार करती हैं बच्चों से, लेकिन वो बेटों की परवरिश में कहाँ एक्सट्रीम लाड कर देती हैं या कहाँ गलती कर देती हैं कि फिर वो बड़े हो के मतलब लाइक शर्मिंदा हो जाती है कि ये मेरा ही बेटा है। क्योंकि कभी कभार तो बेटे लाइफ सूदिंग बना देते हैं पेरेंट्स की, मगर कभी कभार फिर आप ये कहते हुए भी घबराते हैं कि ये मेरी औलाद है। लाइफ सूदिंग मैंने किया आपका? मैंने बहुत हाँ। लाइफ सूदिंग देखें, लाइफ सूदिंग बच्चे बनाते हैं। और मेरा अपना ये, अब मैं एज अ खुद भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, ये भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, लाइफ कोच है, काउंसलिंग करता है। बट मैंने देखा है कि जब मेरे सामने वालिदैन बच्चा लेके आते हैं और मेरे पास 5 साल के बच्चे आते हैं, 18 साल के, 17 साल के, 10 साल के, हमेशा जड़ में मसला होता है। हमेशा परवरिश में, वालिदैन में, घर के माहौल में,
और मेरी हमेशा इल्तिजा ये होती है कि जब भी हम किसी बच्चे के साथ काम करें, साथ में सेशंस में फैमिली आए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी रियलिटी को रीफ्रेम करके, यानी कि एक नई पॉजिटिव सोच बना के भी वापस उस माहौल में जाएगा, तो इतना वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि अच्छा, वो... आप ये सारे जो कोर्सेज हैं आपने वो जिंदगी में बाद में किए। जब वो नादिया जमील जब एक्टिंग करती थी तब तो नादिया जमील एक अलग इंसान थी उस वक्त, ठीक है, आपकी भी एज ग्रो कर रही थी, आपकी एज के साथ आप बहुत यंग थी उस वक्त। देखिए, जो मेरा मयार अब है ना, हाँ, इंसानियत का, उस लिहाज से मेरी नज़र में, एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दिस, लेकिन मैं अच्छी माँ नहीं थी मेरे ख्याल में। नहीं, मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन ज़्यादा ही अच्छी थी आप शायद। नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी माँ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया है। मुझे एक तरह से स्पॉइल भी किया है, दूसरी तरह से मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरबियत नहीं की, अपना ख्याल नहीं रखा। तो मैं इनके साथ एक बच्ची थी, गुस्से हो जाना, प्यार दे देना, गुस्से हो जाना, प्यार दे देना। क्या पिटाई करती थी इनकी, क्यों कह रही हैं ऐसे, क्या ज्यादा मतलब ये खेल कूद था, इनके साथ खेलना कूदना, बच्चों के साथ बच्ची बन गई। बिल्कुल, दोस्ती बहुत थी। ओके, वो माँ वाला जो रिलेशन था वो कहीं गुम हो गया था उस बचपने में। बिल्कुल, वो लिहाज होता है। और मेरे ख्याल में हम जिस तरह से अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, उसमें एक अजीब सी कभी कभार एक सेल्फ एंटाइटलमेंट आ जाती है कि मुझे हक है कि मैं डांटती बहुत थी। हैं, डांटती थी, याद है कुछ? याद है मुझे, बिल्कुल। क्या किस्सा याद है कोई डांट का? डांट का ये याद है कि अगर स्कूल लेट हुए हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इजाज़त नहीं है, और ये होता है कि मुझे याद है कि जब भी किसी चीज़ पे अस्सलाम वालेकुम पे, तो लेकिन वो मेरे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने किया है, जो कि इतना इंस्टेल हो गया मेरे में कि जहाँ पे मैं जाता हूँ, या माली हुए, चौकीदार हुए, या मतलब कोई भी हुए, अस्सलाम वालेकुम मैंने कहना है। किसी भी सड़क पे भी गुजरते हुए जाता है ना, अब ये उन्होंने ये काफ़ी अच्छा अस्सलाम वालेकुम करता हो जाता है। मुझे डर होता है वो याद आता है, आवाज़ पीछे मुझे याद आता है। हम लोग अंदर दुकान में दाखिल हो रहे होते थे ग्रोसरीज के लिए, और मैं कहती थी वहाँ पे गार्ड सिक्योरिटी दरवाजा खोलने के लिए होते, मैं कहती थी वापस चलो, और मैं कहता था सलाम, मैंने किया है, आवाज़ नहीं आती थी, मैंने किया है सलाम, मैंने कहा मैंने नहीं सुना, वापस जाओ सलाम करके आओ। अच्छा, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये अब छोटी वाली 4.5 की, अब मुझे पता है कि टेंशन लेने से ये सलाम नहीं सीखेंगे। जब वो मुझे देखेंगे कहते हुए, छोटी वाली की पेरेंटिंग हो रही है, वो आप हम सब मिलकर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है ना, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ हो रही होगी, वो अब आपको सब दुनिया का पता चल रहा है, मजा आ रहा है उसके साथ सब मिलके। आपको क्या लगता है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जिस उम्र में उस वक्त आप थी एज मदर, हम लोग भी बहुत गलतियाँ करते हैं, सारी लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग तो आके ही जब बच्चा पैदा होता है तभी सीखते हैं ना। तो नादिया ने तो आपने कहा कि मैं बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी, और क्या आपसे मिस्टेक्स हुई एज मदर? सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे ख्याल में जो मेरी परवरिश में, जब मैंने अपने बच्चे पाले, बाउंड्रीज। ओके, बेशक दोस्ती रखें, हाँ, लेकिन लिहाज, बाउंड्रीज, हदें, हाँ, इस हद से ना मैं पार, ये हद ना मैं पार करूँगी। हाँ। यानी कि चलें, अगर राके ने, बड़े वाले ने मार खाई हुई है मुझसे बाकायदा, मतलब 11 साल की उम्र के बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैंने खुद एंगर मैनेजमेंट में जाना है। हाँ। वो पढ़ता नहीं था और मैं बावली हो जाती थी टेंशन में। अब जो ये पढ़ता था, ये तंग नहीं करता था इतना? ये पढ़ाई के मामले में तंग नहीं करता था, लेकिन ये वो था जो बाउंसिंग बॉल है। मुझे आपको याद है, आपके सेट पे भी यहाँ से वहाँ से आगे बैठता नहीं था, ये यहाँ से उतरा, वहाँ चढ़ के आया, मुझे होता था कि कुछ लग ना जाए। याद ये बात है कि डांटने से ना रिजेंटमेंट आ सकता है। हाँ, कि जो बच्चों को मतलब किसी चीज़ पर डांटते हैं, हाँ, तो रिटेलिएट ज़्यादा कर लेंगे उसी चीज़ पे। हाँ। अगर पढ़ाई के तुम्हें याद है कि अगर बचपन में तुम्हें कुछ ऐसा फील हुआ हो, बगावत जिससे कहते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता था कि मैं ये कर लूँ, या जब छोटा होता है ना, जब बच्चा, जब उस वक्त उतना उसको शऊर नहीं होता, तो तुम्हें एज बच्चा क्या फील होता था कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ? ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कह लेते हैं कि किसी से मिलना नहीं है, हाँ, या कहीं जाना नहीं है, फिर जो है ना वो रिलेशनशिप थोड़ा सा एनिमोसिटी क्या कहते हैं, एनिमोसिटी में चले जाते हैं कि मैं बता नहीं रहा, फिर अच्छा, ये मसला हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ है, तो मैं उनके साथ ओपन नहीं हो सकता।
पूरी कहानी उनको बता नहीं सकते। जाना नहीं है क्या मतलब? जाना नहीं है मतलब स्कूल के बाद आपने सीधा घर आना है। ओके, अच्छा अच्छा, दोस्त के घर नहीं जाना, दोस्त के घर नहीं जाना, मतलब इजाजत नहीं है, वहाँ नहीं जाओ, आपका दिल चाह रहा हो जाने को और उस दिन अगर मना किया हुआ हो कि आप नहीं जा सकते। चीज़ ये है कि देखें, हदें बहुत ज़रूरी हैं और एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ लिहाज, दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत, लेकिन वो लिहाज। और मेरे ख्याल में बच्चों ने इसने इतना रेबेल नहीं किया, बड़े वाले ने ज़्यादा रेबेल किया है। जब मैंने उनको बताया नहीं है ये चालाक है, ये जो भी करता था शायद मुझे पता ही नहीं चलता था। तो ये अपनी शायद मर्जियाँ करता रहा हो। लेकिन मेरे सर कई मार्कर्स हैं। अब मुझे लग रहा है ये जिस तरफ जा रहे हैं मुझे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। जब मुझे रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं ना, तब मैं फिर आप अपनी चौकीदारी डबल कर देती हैं? चौकीदारी भी डबल कर देती हूँ या सिचुएशन बदल देती हूँ या जो भी है। लेकिन देन आई हैव टू इंटरवीन। वरना मैंने एक चीज़ इनको दोनों को बहुत ज़्यादा जैसे कह रही थी, चीज़ें मना होती थी, तरबियत थी, यहाँ नहीं करना वो नहीं करना होता था। लेकिन करेक्ट में अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया, आज़ादी दी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता था ये एक्सपोज हुए हैं, ये अपने खुद गिर के सीखें। आपके कहने का मकसद ये है कि मैंने इनको मैदान में खुला छोड़ा कि ये खुद गिरे, ठोकर लगे और फिर ये उससे सीखें। बिल्कुल। मगर देखिए, हर बच्चे इतने ज़्यादा अक्लमंद नहीं होते ना, वो फिर रास्ता गलत भी चुन सकते हैं। बहुत सारी माएँ अगर ये सोचें कि हम उनको फ्रीडम हर बच्चे को आपने देख के वो करना है, देख के कितनी आज़ादी और किस जगह पे आज़ादी मिल रही है, मुख्तलिफ उस पे। एक तो ये कि ये दोनों इतना ही इनका स्केड्यूल स्पोर्ट्स के साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ इतना भरा हुआ होता था। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये क्या ये होना चाहिए? ये अच्छी बात दो वजह से इसलिए है कि आज तक ये दोनों अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं। तो नजर भी आ रहा है। तो ये जिस तरह दांत साफ करते हैं ना, मेरे लिए ये इतना अहम था कि ये वर्जिश करें। राकी बेटा थैलेसीमिक पैदा हुआ था, तो उसके लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी थी, उसके सर्कुलेशन के लिए। लेकिन देखिए, आपने कहा कि मैंने इनको इतना आज़ादी नहीं, अभी तो हम बिजी करने की बात बिजी मैंने किया हुआ था इनको। उससे खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, कि आपने उनका दिमाग ही नहीं खाली। यहाँ तक कि देखिए, बारिश हो रही है तो मिट्टी में जाके बच्चों के साथ खेलना, चीज़ें खोदना। मसला ये है, माएँ खुद नहीं करती कुछ। वो कहती हैं वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो स्क्रीन पे बैठा रहता है, वो ये। आप क्या करती हैं इसके साथ? और आप compete किस चीज़ के साथ कर रहे हैं? एक डिवाइस जिस पर हर चीज़ दुनिया में है, एंटरटेनमेंट है, इंस्टेंट डोपामिन है, अब स्क्रॉल करते रहो। उसको पता है कि मैंने क्या देखना है, मेरा दिल क्या चाहता है। एडिक्टिव जो चीज़ है। तो अम्मी और मतलब अब्बू को काफ़ी ज़्यादा ना उसको कम्बैट करने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ लेके आनी चाहिए जो उसको इंटरेस्ट करे। मतलब कि वो एंटरटेनमेंट इतनी मिल रही है, एंटरटेनमेंट मुझे यहाँ से मुझे मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे जा ही नहीं रहा। तो अगर आपको खुद एज अ मदर ना कुछ ऐसा माहौल घर में बनाना पड़ता है कि जिस तरह हमारे घर में जानवर थे, पेट्स थे, उनका ख्याल रखना, उनके साथ खेलना, खुद भी करना। हालांकि मैं वर्किंग वूमन थी हमेशा, बट इनको फिर आदत पड़ गई। बारिश हो रही है तो मिट्टी में खेल रहे हैं, अब बारिश में खेल रहे हैं, दरख्तों पर चढ़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। बिगेस्ट पॉइंट ये खुद करना, क्योंकि मतलब बच्चों को बताने से कुछ भी नहीं होता, दिखाने से होता है। अच्छा, अम्मा ने अपना रोल तो बता दिया, अब्बा का रोल, उस वक्त अब्बा का रोल क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं बचपन में कि जैसे होता है ना कभी गुड कॉप और बैड कॉप वाला, अम्मा तो गुड कॉप बनी हुई थी ना, वो तो आपकी साथ बच्ची बनी हुई थी। वो गुड कॉप एंड बैड कॉप थी। लेकिन अब्बू के साथ वो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा बाहर थे, काम करते थे। अच्छा। जो टाइम वो स्पेंड करते थे वो गुड कॉप ही थे मेरे साथ। अच्छा। मेरे साथ थे, क्योंकि मैं छोटा बहुत था उस टाइम पे। फिर 10 साल पे चला गया मैं यूके। जब आप 10 साल के थे तब आप यूके चले गए थे? वो मैं और अम्मी और भाई था वहाँ। अच्छा। 6 साल के लिए। 7 साल तकरीबन। तो अब 7 साल का अपनी ज़िंदगी का हिस्सा यूके में गुजारा आपने। हम लोग बड़े वो होते हैं परेशान, जो हमारा कल्चर है वो डिफरेंट है, यूके का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ की स्कूलिंग, हर चीज़, जो दोस्त हैं वो सब डिफरेंट। तो नादिया अब तो आ गई नादिया पे ज़्यादा मुश्किल। पहले तो पाकिस्तान में नाना नानी, दादा दादी,
ये सब भी होते थे, अब्बा होते थे नजर रखने के लिए, बेटे हैं, बेटों को पालना आसान नहीं होता। अब नादिया गई है यूके, अब वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वहाँ नादिया ने कैसे बच्चों, खास तौर पे बेटों को देखा? दो तीन चीज़ों का ध्यान। हाँ। सबसे पहले ये घर में माहौल इतना रिलैक्स होना चाहिए कि बच्चे अपने दोस्त आपके घर बनाएं। ओके। दूसरी बात, लड़के हैं ये हमेशा भूखे रहते हैं। हाँ। घर में खाना पका होना चाहिए। हाँ जहाँ खाना होगा वहाँ ये थे। हाँ। इनको पता था वहाँ पे खास तौर पे खाना बाहर जाके घरों में कह रही है नहीं लड़के मिलना। हमेशा भूखे रहते हैं। हमेशा इनको हमेशा भूख लगी हुई होती है, इनके दोस्तों को भूख लगी हुई होती है। तो ये अच्छा, मैंने ये देखा कि इसके खास तौर पे जो दोस्त थे वहाँ पे ज्यादा मस्जिद जाने वाले, मजहबी, तो इसकी बहुत मैं खुश हुई थी कि वहाँ पे जितने भी इसके दोस्त थे सब रोजे रखने वाले, मस्जिद जाने वाले, कोई मिस्र से, कोई इजिप्शियन, कोई सूडानीज, मोरक्को से, टर्की से, ये सारे इसके जो लड़के थे, दोस्त थे, बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स थे। इसकी आदतें देखो, बच्चे लड़के खास तौर पे अपने दोस्तों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ। और क्या माओ को उनके दोस्तों की फैमिलीज या उनके बारे में जानकारी रखना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, जरूरी है ना? बिल्कुल। ये हाँ। मैं, आप जितना ज्यादा इस बात को अहमियत दें वो कम है। दोस्तों पे नजर रखो। हाँ। क्योंकि पहले वाले के साथ मैंने ये गलती की कि भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं। हाँ। बच्चे बेशक सारे मासूम हैं, लेकिन उनके घरों के माहौल अक्सर मासूम नहीं होते। हाँ। और फिर बच्चे बहुत गहरी दोस्तियां बना लेते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपके वैल्यूज़ मैच नहीं करते। तो अगर आपने अपने वैल्यूज़ अपने बच्चों में इंस्टिल करने हैं तो फिर आपको बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी छोटी उम्र में कि ये किस किस्म के लोगों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनकी आदत किस तरह के क्राउड में उठने बैठने की बन रही है। अच्छा वली, आपको अगर मैं आपकी पूछूं, आपकी मदर को आप डिफाइन करें 3 वर्ड्स में तो वो क्या मुश्किल है। 3 वर्ड्स काफ़ी नहीं है। इनएफेबल एक होगा। हाँ। इंग्लिश का एक वर्ड है कि आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। हाँ। ठीक है। और कंपैशन एक और लफ्ज़ है। और मैं तीसरा करूँगा कि आप ऑथेंटिक बहुत है। ये तो खैर सब जानते हैं। हाँ। ये तो है, अपनी असलियत सबको दिखाते हैं। सबको दिखा देती है और कभी कभार ज़्यादा भी दिखा देती है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप एक बेटे की माँ हैं और अगर नहीं भी हैं तो आप अपनी बेटी को सिखा सकती हैं कि वो एक अच्छे बेटे की माँ कैसे बने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज बेटों की परवरिश के ऊपर हम बात कर रहे हैं और बड़े मज़े की प्यारी प्यारी सी बातें जो है वो नादिया वली के बारे में। वली कहती हैं आप इसे? मीर वली। हाँ, मीर वली। तो आप प्यार से मीर कहते हैं या वली कहते हैं? दोनों मीर कॉइन फ्लिप होता है। अच्छा, कभी कुछ कभी कुछ। आप एक बहुत प्यारी बात ब्रेक के दौरान बता रही थी और वो ये थी कि आप अपने बड़े बेटे की बात कर रही थी कि जो बहू है उसके लिए आप मेरी बहू क्या जो सोचती है, हैं? हम अब ये बहुत इंतहाई प्यारी, मेरा तो बहुत मोहब्बत है मुझे अपनी होने वाली बहू से। और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी यही कोशिश होगी अगर वो हमारे साथ रहें या अगर उन्होंने कभी फैसला किया कि हम अलग रहना चाहते हैं, जो कि उसका हक है, तो जैसा भी हो, मेरी हमेशा ये नज़र होएगी और ये कोशिश होएगी कि मेरा बेटा मेरी बहू की लिहाज करे। मेरा उस मतलब मैंने जो तरबियत दी है, मुझे अपनी समधन की तरबियत पे एतबार है कि वो मेरी बहू से बात कर रही होगी कि अच्छी बीवी कैसे बनना है, अच्छा इंसान कैसे होना है। और मुझे पता है कि मेरी समधन को मेरे पे एतबार है कि मैं अपने बेटे को ये बातें कैसे सिखाऊंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने कभी उसको ऊंची आवाज़ में बोलता देखा या कभी बदलिहाजी से बात करते हुए देखा अपने बेटे को, हाँ। तो मैं तो कह दूंगी कि ये घर आप छोड़ जाओ क्योंकि ये घर मेरी बहू का है। हाँ। चक्कर ये है कि औरतों की हिफाजत औरतों ने ही करनी है।
और औरतों ने ही अपने बेटों को सिखाना है कि आपने औरत की कैसे इज्जत करनी है। लिहाज दोनों तरफा का होता है। मैं ये नहीं कहती कि आदमी बदतमीज़ी बर्दाश्त करे या बदलिहाजी बर्दाश्त करे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन चूंकि आप जिस्मानी तौर पे ज़्यादा मजबूत हो, जिस्मानी तौर पे आप ज़्यादा वो ताकतवर हो, इसीलिए आप पे ये जिम्मेदारी है कि जब आपको लगे कि आपके अंदर वलवला आ रहा है, जोश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी भी लड़की की बात की वजह से, आप कमरा छोड़ के बाहर चले। ये गुस्से की जो बात है, अम्मी अब्बू को जो है ना, जब वो देखते हैं कि गुस्से से अब्बू कंट्रोल करती हैं अम्मी को या डायनामिक को फैमिली का, आई थिंक एक ही चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए मर्दों को, वही गुस्सा ही है। वही चीज़ जो हम कर सकते हैं गुस्से के बगैर कर सकते हैं, प्यार से, आराम से। मतलब गुस्सा एक चीज़ दिखाया गया है क्योंकि सारे इमोशंस हमारे सप्रेस्ड होते हैं। बचपन से बताया गया है कि बच्चे मर्द रोते ही नहीं हैं, डोंट बी अ गर्ल, ये फिल्मी बातें क्या ये तुमने इतनी अच्छी बात की कि अक्सर सारी माएँ यही कहती हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इट कि देखिए निदा, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जो नादिया ने बोली है कि वो जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है ना प्रेगनेंसी का, दैट्स हमारा सारा फोकस होता है ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे ना, कि चीज़ें ला लो, जेंडर का पता कर लो, अपार्ट फ्रॉम ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स कि भाई अच्छा डॉक्टर हो, बेहतरीन डॉक्टर हो, लेकिन हमें पेरेंटिंग की स्किल्स सिखाई नहीं गई हैं। तो व्हेन शी वाज अ पेरेंट शी वाज लर्निंग विद द किड्स, व्हेन आई वाज अ पेरेंट आई वाज लर्निंग विद द किड्स। अब उस वक्त जो हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, तुक्के में वो सही चल गया तो सही चल गया, लेकिन अगर नहीं सही चला तो फिर आगे हमें कॉन्सिक्वेंसेस, हमें नहीं, आगे उनकी भी जो फैमिली सिस्टम्स होंगे तो उनको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नस्लों को चाहिए, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा भी आगे जाएगा, सारी चीज़ें जाएंगी। तो वो जो 9 महीने का टाइम पीरियड है उसमें both the couple, the father and the mother have to be sitting together, you know, parenting skills आप सीखें। पेरेंटिंग स्किल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जैसे अभी वली ने बोला कि भाई गुस्सा आता है, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इमोशंस उसके सेम होते हैं। इमोशंस में कुछ भी नहीं होगा कि लड़की को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या लड़के को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इमोशन सेम होते हैं। लेकिन ये जो हमने रोल्स मैस्कुलिनिटी की जो कर दिए हैं ना, बिल्कुल, कि ये मर्द पैदा हुआ, हमारे यहाँ बेटा है, तो कहीं ना कहीं हम माँ, क्योंकि माओं का ही हाथ होता है परवरिश में, फादर्स इतने नहीं होते, हम अपनी कल्चर की बात करें, ठीक है, उनका तो रोल बाद में आ रहा होता है। तो एज मदर्स हम ये भी देख रहे होते हैं कि कहीं ये बच्चा ही हमारा सेवियर तो नहीं बन गया है, तो हमारा उसके ऊपर ज़्यादा हम रिलाई करने लगते हैं। प्लस ये जो हम जो नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं कि उसको घर के कामों में नहीं है कि बहन तुम्हारा कर देगी या मैं खुद कर दूंगी, आपने जब डिसबैलेंस एक तरीका आपने इख्तियार किया तो वो ऑब्वियसली वहीं से ही आपने पेरेंटिंग में जो है ना वो आपके डिसफंक्शनलिटी आ गई। आपको पता है एक कपल मेरे पास आया था, कपल तो नहीं, एक लड़की आई थी शो पे ही, और उस लड़की ने कहा कि मेरी अपने मियाँ से डिवोर्स इसलिए हुई है कि मैं इतनी नाखुश थी उस घर में कि अगर मेरा मियाँ और मैं बेड पे बैठे हुए हैं तो मेरे मियाँ की साइड टेबल पे पानी का ग्लास रखा हुआ है और मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द है, तो वो कहेगा मुझे पानी उठा के दे दो, तो कह रही है मैं चल कर आऊँगी और मैं वहाँ से पानी। उसने ये एग्जाम्पल दी कि वो कुछ भी चीज़ अपनी खुद नहीं करता, मैं अपने बच्चे भी देखूँ, मैं बीमार हूँ कुछ भी, और मुझे भी उसे देखूँ। बहुत ज़रूरी बात की आपने, क्योंकि देखें, और उसको इसी तरह एक डॉक्टर मेरे पास थी, उन्होंने जवाब ये दिया, कहने लगी जो मोटर स्किल्स होते हैं ना बच्चों के, वो डेवलप होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, टीचर्स पेरेंट्स डेवलप करते हैं, ये काम करके वो करके, ये दबाओ ये खोलो, ये उस बच्चे की डेवलप ही नहीं हुई भी। बहनें कपड़े इस्त्री कर रही हैं, ये पाकिस्तानी किसी भी बच्चे की नहीं डेवलप हो रही होती है। मैं ये कहने लगी थी कि सीखे नहीं, हमारे लिए बड़ा एक ये सहूलत थी जब हम यूके गए। ओह यस, शुरू में तो बहुत बार लेके जाओ, रिसाइकलिंग बिन्स लेके जाओ, सौदा लाना है, ये करना है, वो करना है, सड़क बर्फ आ गई है साफ करो। मैं तो इतना खुश था शुरू में, शुरू में उठता था, नाश्ता बना रहा हूँ मैं सबके लिए, बर्तन साफ कर रहा हूँ मैं, मैं जब नया नया आ रहा हूँ कि सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, ये अच्छा लग रहा था शुरू में। फिर उसके बाद ना, लेकिन ये है क्योंकि हमारे मर्दों में एक ये चीज़ डाल दी गई है कि जी क्योंकि माएँ सब कुछ करती आई हैं, फिर बीवियाँ करती आई हैं, फिर बेटियाँ उठा लेती हैं, बहनें कर लेती हैं, जी खाना देना, हमने खाना देना है। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मेरे जो हस्बैंड की फुप्पो हैं, मेरे घर दोनों देवर हैं, मैं अक्सर देखती हूँ जब उनके घर में खाना होता है तो वो मेज़ लगा रहे होते हैं, साथ में हेल्प कर रहे होते हैं, या प्लेटें उठा रहे होते हैं, चीज़ें पास कर रहे होते हैं। उनकी वालदा ने इतनी अच्छी तरबियत दी है उनकी,
तो ये मैं कहती हूँ घर में माँ बाप जो है, हाउ आर यू रेजिंग दैट चाइल्ड. अब you know, my daughter-in-law is a really confident, brilliant girl. माशाल्लाह. I have seen so many confident, brilliant girls. शादी के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नार्सिसिस्ट के हाथ में तोड़ दिया जाता है. उन पे उनका खुद एतमाद ही खत्म हो जाता है. It is imperative. ये जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम है, डिस्गाइज होता है सब्र. हाँ. क्या डिस्गाइज या सब्र हो अच्छा जाता है. कि सब्र करो. सब्र हो रहा है ना उनको, उनके दिमाग में कि मैं एक पेशेंट बहुत सब्र करती हूँ. मैं नार्सिसिस्ट को बहुत बर्दाश्त करती हूँ. और हमारे सोसाइटी में ये सिखाया गया है. पहले तो काफी अरसे तक ये होता है औरत को कि मेरी मोहब्बत या मेरा रवैया तब्दील कर देगा इस शख्स को, लेकिन नहीं. नार्सिसिज्म एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ नार्सिसिस्ट खुद हो सकता है, और वो बहुत कम होते हैं जिन पे वो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती है ना. बहुत कम होते हैं. लेकिन एजुकेशन 1 out of 2 out of 10. क्या है नार्सिसिस्ट? वैसे आम औरत को कैसे बताएं हम क्या है नार्सिसिस्ट? कैसे पता चलेगा कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रही हैं? There are certain very strong red I would say biggest red flags for me is कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, ठीक है, और हम गैस लाइट कर रहे हैं. गैस लाइट जो एक लफ्ज़ है, आग तीली लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं. शेम और गिल्ट एंजाइटी आप इंड्यूस कर रहे हैं. गैसलाइटिंग होती है, रिडिक्यूल कर रहे हैं, बी लिटिल कर रहे हैं, लाइक आप उसके ऊपर कंट्रोल करके पैटर्न होता है और आपको इमोशनल फ्यूलिंग मिल रही है. नार्सिसिस्ट का एक पैटर्न होता है. नार्सिसिस्ट इतने चार्मिंग होते हैं कि मुझे एक का ख्याल आ रहा है, जब मुझे इतना प्यार आता था, यू नो, अ फ्रेंड्स हस्बैंड मीटिंग माय चिल्ड्रन विद सो मच लव, इतना प्यार, यानी कि दूसरों के आगे वो इतने चार्मिंग, प्यारे होंगे, लविंग. मेरी 4 साल की बेटी से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, हर एक से तमीज से उठ के खड़े होके मिलना, ये भी एक फॉर्म है. लेकिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ जुल्म करना फिर एक और फॉर्म होता है. अब जुल्म की क्या डेफिनेशन है? क्योंकि हर घर में जुल्म की डेफिनेशन अलग ही होती है. गाली गलोच, मारपीट. एक और फॉर्म से लेके फिजिकल अब्यूज तक ना. बिल्कुल एक और फॉर्म ऑफ कवर्ट नार्सिसिज्म भी तो होता है. कवर्ट नार्सिसिज्म में इट्स नॉट इतना वाज़े तौर पे अब्यूज नहीं हो रहा होता, एक बहुत तो आहिस्ता से एक इमोशनल अब्यूज़ हो रहा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से मैं इस शख्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ूंगा. और सबसे बड़ी बात जो वली ने कही कि नार्सिसिस्ट अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझता, अपने आप को कसूरवार कभी नहीं समझता. यहाँ तक कि मारपीट के बाद माफिया मांगेगा और कहेगा आई एम सॉरी बट पैरों में पड़ जाएगा, बट इट वोंट लास्ट. और ये जो क्या कह रहे हो आप? अब्यूज एक स्केल है, जो मी जैसे कह रही हैं. मतलब ऑन द लोअर एंड ऑफ द स्केल जो इनविजिबल अब्यूज़ होता है, जो हमको नज़र नहीं आ रहा होता, ये है कि आप इन लोगों से मिल नहीं सकते. तो आपकी बहन जो है ना, जैसे अक्सर मियाँ कहते तुम उस कज़न से नहीं मिलोगी अब. तो मतलब मैं आपको इसलिए मिसाल देके बता रही हूँ कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जब तक एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या कोई ना कोई एक तरीका है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते, वो फंसी हुई है उस सिचुएशन में और किसी के पास जा नहीं सकती. उसने मेडिकल किया हुआ है, वो डॉक्टर बनी है, नहीं तो हमारे यहाँ तो काम नहीं कर सकते. तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? अफसोस की बात ये है क्या कर लोगी? विक्टिम्स होते हैं, वो विक्टिम्स हमेशा इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लड़कियां होती हैं, वो वेरी एजुकेटेड, जो बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगी, जो बहुत अच्छे काम कर रही होंगी, उनके ऊपर ऑब्वियसली ट्रैप ही कर रहे होते हैं ना. ट्रैप करके हमारे ARY का एक ड्रामा आया था जैसी तेरी मर्जी, उसमें दुर्फिशा और मिकाइल थे. आई थिंक वो नार्सिसिस्ट आदमी की एक पूरी डेफिनेशन थी उस ड्रामे में. लव बॉम्बिंग करके आपको ट्रैप करना, उसके बाद जब आप ट्रैप हो गए फिर आपको स्लो पॉइजनिंग देना शुरू कर दिया. अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हम तो यहाँ बच्चों की परवरिश के बारे में बात करें, अगर हम नार्सिसिस्ट आदमी की बात करें तो क्या उसमें भी पेरेंटिंग का कहीं कहीं रोल है? 100%. Absolutely. A narcissist is a narcissist because of some deep insecurity. और वो जो इनसिक्योरिटी है वो खुद पे एतमाद ना करना, इसीलिए दूसरों को तोड़ना लाजमी है उनके लिए. उनका पावर आता है. और ये अगर मिसाल दें के ट्रॉमास हैं, क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ना, पहले 7 साल हर इंसान के सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं. यानी कि एक बच्चे के पैदा होने से लेकर जो 7 साल है वो बहुत इम्पोर्टेंट. आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो मतलब एक इनर चाइल्ड है, वो फॉर्म होता है उस टाइम में. और अक्सर होता है इन लोगों में कि वो काफ़ी ट्रबल्ड
चाइल्डहुड होता है वो उन 7 सालों में। ओके। तो फॉर एग्जांपल निगलेक्ट हुए हुए हैं या अब्यूज़ देख रहे हैं या और क्या चीज़ें हैं जो नार्सिसिस्ट बनाने के लिए? लो सेल्फ एस्टीम है, कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कभी आपकी अपनी 7 साल के क्वालिफिकेशन छोटे बच्चे को कैसे पता 7 साल में तो आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है ना। हाँ। लेकिन वो 7 साल का बच्चा बड़ा हो रहा है तब जाके उसके अंदर देखो नार्सिसिज्म के जो सिम्पटम्स होते महरूमियां हैं भी वो रह सकती और हैं। ये लो सेल्फ एस्टीम ही है नार्सिसिस्ट ना। अपने 7 साल का बच्चा अपने वालिदैन की तो रिश्ते देख रहा है ना, और उन वालिदैन का उसके साथ क्या रिश्ता है, उन वालिदैन में आपस में क्या रिश्ता है। अगर वालिदैन दिन रात अब ये देखें, ये अब ये ड्रामा आजकल चल रहा है बिलाल अब्बास का, जिसमें माँ बाप इतना लड़ाई करते हैं, मेरी जिंदगी है तू, इतनी लड़ाई करते हैं माँ बाप के बिलाल की पर्सनालिटी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, उसके कैरेक्टर की पर्सनालिटी अफेक्ट हो जाती है, वो बिटर हो जाता है, वो नम हो जाता है, वो बुरी हरकतों में पड़ जाता है, औरतों की इज़्ज़त नहीं करता, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, क्योंकि उसने सिर्फ इन माँ बाप के बीच में मुर्गों की लड़ाई देखी है। उसको लगता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप एडल्ट्स हैं जो किसी का ख्याल रख सकते हैं। फिर वो एतबार उतर जाता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी एक वजह है। फिर जिस तरह वाली कह रहा है, अगर बच्चों को मार पिटी हुई हो, अब्यूज़ हुआ हो, यू नो, जो ये बात नार्सिसिज्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक पेरेंट भी एनपीडी होता है तो दे एक्चुअली इंटेंशनली मेक अ रेप्लिका ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि अगर वो अपनी माँ या बाप को देखता है, उनमें से एक को अगर एनपीडी होगा, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको एनपीडी है, वो अपने 2 या 3 बच्चों में से एक को अपना रेप्लिका जरूर बनाएगा। वो शावरिंग ऑफ लव, उसको किसी चीज़ में अकाउंटेबिलिटी दे ही नहीं है ना। हाँ, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से ऑब्सेशन सी होती है। अब हर चीज़ में मैं ये नहीं चाहता, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल मतलब कि उसकी जिंदगी उसके ही इर्द गिर्द घूम रही होती है, और उसको इर्द गिर्द के सर्कल्स के बाहर कोई नजर नहीं आ रहा होता। समझे, उन्होंने कोई गलत हरकत की या फाइनेंशियली कोई गलत हरकत की या किसी बच्चे को मारा या किसी से बदतमीजी की, फिर उससे उनको आप कन्फ्रंट करें, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे कितना ट्रॉमा है। वही बात अकाउंटेबिलिटी ना लेने का, जो हरकत उन्होंने की उसके क्या असरात हैं। फिर तो आपके कहने का मकसद कि माँ या बाप अगर कोई नार्सिसिस्ट है, उन्होंने बच्चे पे फुल मार कुटाई करने के बाद बजाय उसको हील करने के कह रहे हैं कि वो मेरे पे और फिर गैस लाइटिंग होती है जब आप किसी को तकलीफ दें और फिर विक्टिम को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि तकलीफ उसने आपको दी है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गाली दें या किसी को मारें या किसी को तुमने उकसाया है मुझे गाली देने पे, और उल्टा आप कहें कि देखो तुम किस तरह मुझसे बात करती हो, इस वक्त तुम्हारी जबान की वजह से तुम्हें मैंने मारा है। अक्सर तुमने मुझे मेंटल टॉर्चर दिया हुआ है। अक्सर आदमी जब मारते हैं, औरत पे हाथ उठाते हैं, तो कहते हैं तुम्हारी जबान इतनी गंदी है, इसकी वजह से मैंने तुम पे हाथ उठाया। अभी देखें, बच्चों लड़कों की तरबियत की बात कर रहे हैं। अभी वो केस आया था एक बच्ची का, अल्लाह उसको जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा दे, 2 साल का बच्चा, एक कोक में बच्चा, और उसके मियाँ ने उसकी ज़ुबान काट के पहले उसका रेप किया, फिर उसकी ज़ुबान काट दी, फिर उसके पैर तोड़ दिए, फिर उसके दांत तोड़ दिए, फिर उसको पंखे से लटका दिया। अब वो आदमी अब लाइफ में डेथ पेनल्टी पे, और उसकी वालिदा और भाई लाइफ सेंटेंसेस पे। मुझे बताएं, इस आदमी की परवरिश कैसे की गई, उसको क्या समझाया गया, सिखाया गया कि आपने औरत को किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, उसके जिस्म को किस तरह रिस्पेक्ट देनी है। मैं सोची थी उसकी यही बात हुई होगी ना, ज़ुबान उसकी काट दी। अच्छा नादिया, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस कि देखिए, एक तो हो गया कि एक तरबियत हो गई ना, कि तरबियत में फ्लॉज आ रहे हैं, पेरेंटल फ्लॉज आ रहे हैं, डिसफंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं। लेकिन कहीं पे पेरेंट्स का ये भी एक बहुत बड़ा निदा फॉल्ट होता है कि देखो, पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने के लिए एक बड़ी थिन फाइन लाइन होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब ये एक नॉर्मल इंसान है और कब ये एक बीमार इंसान है। तो जब वो एक बीमारी की तरफ जा रहा है तो पेरेंट्स हमारे यहाँ तो साइकोलॉजिकल इश्यूज और डिसऑर्डर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ा मसला है ये। तो जब वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट होगी नहीं। तो जब ट्रीटमेंट नहीं होगी तो आधे डिसऑर्डर्ड लोग और ऑर्डर्ड लोगों को आप मिलाएंगे, ये तो एक पूरा कैनिबलिज्म है।
This can't be set as कि एक परवरिश तो है ही। I mean, look at Zahid Jafri. इलाज भी नहीं हुआ, exactly. Look at Zahid Jafri and look at the fact that his parents were standing by his side. Till today. Can you imagine? Yes. So I think there is ये ज़ाहिद जाफरी की भी जो बात है कि पाकिस्तान में एक तो मेंटल हेल्थनेस का इतना एक मसला है, स्टिग्मा भी है, और जो थेरेपिस्ट हैं इन जनरल yes. उनका काफ़ी मसला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है बेटों की परवरिश को लेके, जो कि एक बहुत बहुत अहम मुद्दा है हमारे सोसाइटी में। सो मैं इससे पहले कि हमारी कन्वर्सेशन जो हम कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि हर साल, स्पेशली लास्ट ईयर भी हुई थी और हर साल जब ये पूरा साल ख़त्म होने वाला है तो एक खुशी की खबर आपको देना ज़रूरी है। आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपए। 50 लाख कैसे जीत सकते हैं आप जी? लकी ड्रॉ का सीज़न 4 होने जा रहा है 29 दिसंबर को गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के या हमारे शो पे। 50 लाख तक के लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए करना क्या होगा? अब आप ये हैरान होंगे सुनकर। आपको गोल्ड बुक कराना है और स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर राब्ता करने के बाद आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं जी। तो हम चलते हैं अपने। मैं भी शामिल हो सकता हूँ लकी हाँ, ड्रॉ हो में? सकते हैं। अपनी अम्मा से कॉल, तुम्हारी आगे अभी तो तुम्हारी बेगम तो नहीं ढूंढी ना? अभी तो बिल्कुल तो वो है टाइम। सही है, बुक करा लें। ओके, सो हम अपनी टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि है कि बेटों की परवरिश के हवाले से। जुबैदा हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं और ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ ज़िंदगी में, जिसको इन्होंने लाड प्यार दिया उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई भाई। इनके बेटे के हवाले से कुछ बात करेंगी, फिर आप तीनों ज़रा हम इनको थोड़ा सा हील कर सकते हैं या मशवरे दे सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक बेटा है। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा ताकि हम सब सुन सकें। मेरा एक बेटा है जी जी। और 4 बेटियां हैं। अच्छा। मैंने बेटे की परवरिश बहुत प्यार और मोहब्बत से किया और उसको अच्छी तालीम दी ताकि वो माँ बाप का सहारा बने। वो ऐसी गैदरिंग में बैठा और जॉब भी करने लगा, वो जॉब छोड़ के बैठ जाता था। बहनों की शादी करनी है, अब्बू उनके बीमार और फैक्ट्री में जॉब करते थे, हार्ट पेशेंट्स। घर के बड़े थे वो बेटे हमारे। अब उनसे कहा जाता है कि बेटा तुम लग के जॉब करो ताकि बहनों की भी शादी करनी है। वो क्या नज़रअंदाज कर देता बातों को। यानी कि वो कहीं टिक के काम नहीं करते, जी। जॉब छोड़ देते हैं बार जी। बार, और जो घर का वाहिद कफील है वो वही है। वही है। और आपकी बेटियां जो हैं उनकी शादियां भी कर जी, शादियाँ और भी आपके करनी है। हस्बैंड बीमार हैं, वो जी। नहीं हेल्प कर किसी सकते। फैक्ट्री में जॉब करते थे तो अच्छा। कर लिया और तो आपका बेटा बार बार जॉब छोड़ता है, फिर नई जॉब करता है, फिर इस तरह। जी। और आपको लगता है कि कहीं आपकी परवरिश में कोई प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं, लगता है? परवरिश तो मैंने बहुत अच्छी की हाँ। बच्चे की। जैसे माँ नहीं खाती लेकिन औलाद को ज़रूर खिलाती हाँ, है हाँ। कि अगर वो धूप में खड़ा है तो माँ धूप में खड़ी होती तो वो साए में खड़ी होती बिल्कुल बिल्कुल है, बट औलाद को साए में खड़ा करती जी। है। जिस जो आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लड़के चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी हार्ड वर्किंग हों, लेकिन उनको उनका थोड़े दिनों में जहाँ जिस इदारे के साथ वो काम कर रहे होते हैं उनका दिल भर जाता है वहाँ से। फिर वो इस तरह क्विट करने से तो वो ग्रोथ उनकी होती नहीं है। वो बार बार उसी सांप सीढ़ी का गेम है ना, कि नीचे गिरे फिर दोबारा आके ज़ीरो पर आ गए, तो वो फिर वो पहुँच ही नहीं पाते, कंसिस्टेंट नहीं है, नेचर वाइज कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये कैसे बनाएं अपने बच्चों को, या कहाँ माएँ सोचें कि हमसे कहाँ कुताही हो गई परवरिश में। हमें एक चीज़ तो ये है कि आपकी एक तो मोहब्बत का मैं बहुत कदर करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत सारी माएँ दुनिया भर में इस सेंटिमेंट को समझ सकती हैं कि हम अक्सर खुद नहीं खाती लेकिन हमारी औलाद खाती है। जी। एक उम्र के बाद खुद धूप में खड़ा होना और उसको साए में खड़ा कर देना, उसकी आदत बन जाती आपका बेटा कितने साल का है? 17 साल का है। 17 साल का है? जी।
अल्लाह तो बहुत छोटा है अभी, छोटा है अभी। वो कैसे बहनों की शादी करी? तो मैं बहुत थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प करती हूँ। देखिए बात जब हम कर रहे होते हैं ना कि क्या परवरिश में आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो एज अ मदर ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो तकलीफ दे होती है। हम भी खुद नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमारी परवरिश में फॉल्ट्स हैं, बट वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ी मदर हर्ट बन जाती है ना। बात सिर्फ ये होती है कि व्हाट इज़ डन, पीछे जाकर हम दोबारा रील को नहीं रिवाइंड कर सकते, ठीक है। अब आपको चूँकि देखें ना, आपको एज भी देखनी है, बहुत ही छोटा बच्चा है ना अभी, तो वो अपनी टीन एज से भी नहीं निकला, तो दिमाग जो होता है ना वो पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा वक्त से पहले उसके ऊपर बोझ डाल देना, बहनों की शादी करनी है, तो शायद अगर उसका जिस चीज़ में दिल लग भी रहा होगा ना, तो वो उस प्रेशर की वजह से वो दिल हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए वही जॉब सोर्स ऑफ प्लेजर नहीं, सोर्स ऑफ पेन बन जाएगी। कि वो अर्न कर रहा है लेकिन वो कमा इसलिए रहा है क्योंकि उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मतलब 17 साल का तो इतना छोटा बच्चा है कि अभी तो उसको सही से इस दुनिया में उसने कदम अभी नहीं रखे, अभी तो दुनिया की वो रियलिटीज़ को उसने फेस ही नहीं किया। तो उस वक्त अगर ये प्रेशर्स हम बीइंग पेरेंट्स, अगर इतने जल्दी हमने वो प्रेशर्स डालने शुरू कर दिए ना, तो फिर वो प्रेशर खाली नॉर्मल प्रेशर में नहीं आएगा, इट इज़ सर्विंग एज अ पेन। तो इसलिए वो कंसिस्टेंट भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, शट डाउन पर्सनालिटी आ गई ना, ना वो जाएगा, ना उससे तवक्कुआत होंगी और ना वो जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। तो आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से उसको लेकर चले, इन टाइम इंशाल्लाह कर लेगा। Also, I think it's very important when we enable our sons to see a woman suffering and they grow up, ये वो बड़े होते हैं इस तवक्को में कि मेरे लिए तो खातून सैक्रिफाइसेस देगी ही। बहुत ज़रूरी है। देखो हम सब माएँ किसी हद तक अपनी औलाद के लिए सैक्रिफाइसेस करती हैं, शौक़ से करती हैं, प्यार से करती हैं। मैं तो उसको सैक्रिफाइस मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि इनकी हिफाजत और इनकी खुशी दे के ही हम खुश होते हैं। एग्जैक्टली हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हम हैं, इनके लिए नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी सुना रही हो उसमें आप अपने आप को विक्टिम ना बनाएं। मैं धूप में खड़ी हुई हूँ तो बच्चा मेरा साए में खड़ा हुआ है। अगर आपका बच्चा धूप में खड़ा होता तो आप साए में खड़ी ना हो सकती, बिल्कुल। आप खुद खड़ी ना हो सकती साए में, अगर वो धूप में है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को पुख्ता स्ट्रॉन्ग समझें, कि आपको लगे कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें करती रही हूँ, मैं बहुत एक ताकतवर खातून हूँ, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपनी औलाद के लिए धूप में खड़ी हो सकती हूँ। मेरे लिए नो ब्रेनर है, मैं कर सकती हूँ। दूसरा एक इसमें मेरा कोई गम नहीं है और इसमें मुझे कोई तवक्को नहीं है कि कल ये मुझे साए में रखे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना। आप अपने आप को धूप में तो रख सकती हैं, लेकिन आपका नाम है जुबैदा जी। जुबैदा जी, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये पहचानें कि आप खुद साए में भी खड़ी हो सकती हैं। वो साया, वो गारे हिरा, वो इत्मीनान जो आपको चाहिए अपनी औलाद में ना ढूंढें, उससे तवक्को ना रखें, वो आप अपने आप में ढूंढें। और ये याद रखें कि 17 आप जब आप बात कर रही थी ना, तो मैं समझी 24, 25, 26 साल की होंगे, ये तो 17 साल की उम्र बहुत छोटा है ये। और जिस तरह बता रही हैं महन कि इट्स बहुत ज़रूरी है कि उसको आप माइल करें, बजाय ये कि आप उसको ये प्रेशर डालें इसके ऊपर। ये और दूसरी चीज़ ये हदें डालें, उसको ये बिल्कुल ना लगे कि मेरी माँ मेरे लिए मलिया मेट हो जाएगी, बिल्कुल इसको ऐसा ना लगे। मेरी माँ एक हद तक, एक उम्र तक, इनके साथ मेरा मुआहदा है, 18 साल की उम्र तक ये होगा, 18 के बाद ये चीज़ें ख़त्म, 21 के बाद आप you're on your own। उसके बाद आप उठें गिरें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन उठना आपने खुद है। क्या एज होती है जब हम लड़कों पे जिम्मेदारी डालना शुरू करें? क्योंकि हम अक्सर होता है पाकिस्तान में स्पेशली, जो कि वेस्ट में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो माँ बाप बच्चों की शादियां भी खुद ही अपने पैसों से कर रहे होते हैं। देखिए, हम बेटियों पे हम जिम्मेदारियां 12-12 साल की उम्र पे डालना शुरू कर देते हैं। हाँ। रोटियां बनाओ, कमरा साफ करो, ये करो, आप डालती हैं ना जी।
बेटों पे क्यों नहीं घर में वो जिम्मेदारियां डालते? ये मजे की बात है कि बेटों पे क्यों नहीं हम वो जिम्मेदारियां कह रहे हो डालते? मीर वली? छोटी उम्र से आपने कहा है ना वेस्ट में ये नहीं करते, लेकिन वेस्ट में इतना इंटरेस्टिंग है कि 18 साल पे अक्सर होता है कि आप घर से निकल जाओ, क्योंकि वो किराए के घर में अलग चले वो चले जाते हैं। फिर खुद ही उनको किराया जमा यहाँ करना पे है। एक मसला होता है कि आप अपने औलाद को 30 साल तक स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। Yes. काफ़ी मतलब घरों में बिल्कुल कि वो काम कर भी रहे हैं, हाँ। लेकिन वो काम सही तरह नहीं कर रहे हैं। उनसे जो वो पूरा घर का सारा खर्चा उनसे नहीं उठाया जा रहा, हाँ। तो स्पॉन्सर करते हैं। तो फिर उससे ना सही तरह वो गिरते नहीं हैं, हाँ। क्योंकि एक सेफ्टी नेट होता है। हाँ। एक पता है कि एक सेफ्टी नेट है कि मैं अम्मी अबू पैसे भेज देंगे मुझे। और इसीलिए अगर आप हमारे माशरे में देखेंगे, जो बेसिकली ग्रोथ मर्दों की आपको नजर आएगी वो 30 के बाद नजर आएगी। उसकी रीजन आपने बताई, बहुत प्यारी बात की कि 30 तक हम माँ बाप जो है उनको स्पॉन्सर कर रहे होते। वो भी कुछ मर्दों की मतलब ज्यादातर अगर आप ग्रोथ देखेंगे जो उनकी जिंदगी में Stunted ही growth जरा सी होती भी है, कोई जरा सी भी है, वो 30 के बाद आएगी। लेकिन अगर आप बाकी जगहों पे देखेंगे कि उन पे जिम्मेदारी पड़ती है तो वो सख्त होते हैं। मगर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इनकी ज़िंदगी में देख रही हूँ कि क्यों एक आदमी पर सारा बोझ पूरे घर का डाला हुआ है यार। अगर आपकी बेटियां थोड़ा सा भी बेटियों पे भी हैं तो आपको बेटियों पे वो अगर उनकी शादी होनी है, बिल्कुल। एक बेटा है, उसका क्या कसूर है कि वो एक बेटा है? बिल्कुल। वो 17 साल का है। हमारे माशरे में ऐसा ही होता है कि एक मर्द है और खाने वाले 10 हैं, तो दिस इज रॉन्ग। वो भी इंसान है, अगर वो मर्द ये है। बात बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये बेहतर पता होगा हमसे कि आपके 4 बेटियां हैं जी और एक बेटा है। जी। इन 5 बच्चों में एहसास जिम्मेदारी किसमें है? बेटियों में। एहसास जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटियों में, इन्होंने कहा है बेटियों में। हाँ। ये देखिए ना, बच्चियों में एहसास जिम्मेदारी क्यों है? इसलिए घर के हालात को देखते हुए उन पे आपने उन पे दबाव डाला ना। जैसे मैं घर की सिलाई करती हूँ, घर घर की खाना पका के रखती हूँ, बेटा उठा के फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? कहता है कि ये क्या पकाया आपने। तो आप फिर उसको भूखा रहने दें। आप अपना कलेजा थोड़ा सख्त कीजिए जुबैदा आप जी। आप ये ना हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे आपको आप बनानी उसको पड़ेंगी। भूखा रहने दें। यही तो देखिए, मेरी बात सुने जुबैदा जी, एक दिन भूखा रहेगा, 2 दिन भूखा रहेगा। एहतराम के साथ कहना कि बेटे खाना है तो खाओ, नहीं खाना है पुत्र ना खाओ। ये देखो, मैं भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बच्चों के लिए उनकी मर्ज़ी की चीज़ें बनवाती हूँ, बनाती हूँ। अब 8 साल वहाँ यूके में मैंने उनके लिए इन्हीं की मर्ज़ी के खाने बनाती थी। लेकिन जिस दिन मैं थकी हुई हूँ या जिस दिन मैंने कोई ऐसी चीज़ बना दी और इनका मुंह चढ़ गया, ठीक है, उनको चीज़ नहीं पसंद आई है, ये आपने क्यों बना दिया, ये मैं नहीं खाता, ये होता था। और मेरा जवाब ये होता था कि मत खाओ, एक दिन भूखे रहोगे, माशाल्लाह से कुछ नहीं होगा, नहीं रहोगे। अंडा उबाल लो अपने लिए, किचन में जाके अपने लिए अंडा उबाल लो। अगर ये तोड़ फोड़, ये एक दिन तोड़ फोड़ करेगा, 2 दिन तोड़ फोड़ करेगा, 3 दिन तोड़ फोड़ करेगा, उसके बाद अगर आप डटी रही, अपनी मजबूती में डटी रही, इज्जत करना छोड़ देगा। मेरे ख्याल में तोड़ फोड़ उसने शुरू ही उस वक्त की होगी कि उसको लगता होगा कि जब वो तोड़ फोड़ करेगा तब माँ बाप मेरी बात मान लेंगे। बिल्कुल एक्चुअली यही बात। एक्चुअली होता क्या है, मैं आप लोगों को ये बोलूँ, मतलब मैं उनकी बात सुन रही हूँ, 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। जब हमारे यहाँ बेटियों के बाद एक बेटा पैदा होता है ना, तो मुर्गी की टांग हमेशा उसे मिलती है। घरों में आमतौर पे यही माहौल होता है। हम उसे इतना प्यार देते हैं, इतना लाड देते हैं कि उसके बाद फिर वही मैं कह रही हूँ ना, बिटर हो जाता है। ज़्यादा चीनी है, ज़्यादा शुगर है, आप किसी चीज़ में मिलाएंगे, आपको कड़वी लगने लगती है वो चीज़ के, मतलब अजीब उल्टी आ रही है उस चीनी की मिठास की वजह से। उसने हमें कहा हुआ है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कहा हुआ है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल, ये तो कहा हुआ है। और इस वक्त आप मुश्किल पे ध्यान डाल रही हैं। और न्यूरो साइंस में एक चीज़ आम है, जिस चीज़ पे आप ध्यान डालेंगी वो चीज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आप मसले पे ध्यान डालेंगी, किसी ख्याल पे, पौधे पे, बच्चे पे, वो चीज़ बढ़ती जाएगी। इस वक्त आप ये सोचें कि इस वक्त आसानी क्या है। आपने अपने आप को रीडायरेक्ट करना है, जिस तरह निदा रीडायरेक्ट करती है कॉन्वर्सेशन को हमेशा, ताकि गोल रहे। जो जिम्मेदारी निदा की वो निभाए,
उसी तरह आपने सोचना है कि अच्छा ये उसने 2 बार वादा किया है हर मुश्किल के साथ आसानी, तो इस वक्त मेरे सामने आसानी क्या है, मैं उस पर ध्यान देती हूँ। ये पहली बात, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहने लगी थी, मैं भूल ही गई वो क्या थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको क्या दिया हुआ है, मैं मुश्किल के साथ जितने हमारे नहीं। ग्रेटिट्यूड के बारे में जितनी चीज़ें जो दिए हुए हैं। नहीं, मैं कुछ और बात कहने लगी थी, फिर वो दिमाग में आ गई। मैं अभी आपको याद करके बताऊंगी। अपने आप को रीडायरेक्ट करने वाली बात आप रीडायरेक्ट आप अपने आप को कीजिए। जिम्मेदारियां बेटियों पे तवक्को आप अपने बेटे से कोई ना रखें, आप उससे रखें। बिल्कुल। तवक्को आप असल में इनका दिल वो भी दुखता है ना, बदतमीजी करता है, जैसे अब खाना फेंक दिया। ये अब बात याद आ गई। 2 आजमाइशें, हमारी 2 आजमाइशें, माल और औलाद। लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, भाइयों में, ख़ानदानों में टूट जाते हैं ख़ानदान माल के ऊपर, तबाह हो जाते हैं वालिदैन औलाद के ऊपर। ये जो लत है ना, चाहे वो सिगरेट की हो, हेरोइन की हो, माल की हो या औलाद की हो, ये लत आजमाइश है। इस लत से आपने परहेज करना है। नहीं मेरा बेटा भूखा रहेगा, मेरा बेटा ये बदतमीजी कर रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा है, अपने आप के साथ कर रहा है, बस प्यार दें, मोहब्बत दें, अपने काम से काम रखें। आप अपनी कोई प्यारी सी सिलाई शुरू कर लें, ऐसी कोई चीज़ करें जिससे आपको सुकून मिलता है, आपको इत्मीनान मिलता है। उसके बिहेवियर पे ध्यान ना डालें। उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो ही मजबूत माँ, उसमें नरमी भी है और लेकिन वो पेड़ की तरह, माँ पेड़ होती है, हर मौसम में वो पेड़ खड़ा रहता है। हर मौसम में उसके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, शाखें टूट जाती हैं, लेकिन वो खड़ा रहता है। लेकिन उसको पता होता है कि मेरे अंदर चूंटियाँ, मकौड़े, गुलहरियाँ, चिड़ियाँ सब मेरा घर बसा रही हैं अपना मेरे शाखों में। तूफान आ जाते हैं, तूफान के साथ वो खुद झुक जाता है, लेकिन वो डटा रहता है, मजबूत होता है। तो आपने अपने अंदर की नरमी तो देख ली है। अब मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, एक दावत देती हूँ कि आज से आप जुबैदा की मजबूती को पहचानें। मुझे आपकी मजबूती नज़र आ रही है, आपका धूप में खड़े होने की कुव्वत नज़र आ रही है, आपकी मेहनत की कुव्वत नज़र आ रही है, मुझे आपकी मजबूती नज़र आ रही है। तो आप अपनी मजबूती पे ध्यान दें, उसको बढ़ाएं और आप फ़ख्र महसूस करें अपने आप पे। इस वक्त कहानी आपके और आपकी बेटी की नहीं है, इस वक्त कहानी जुबैदा और जुबैदा की है। जुबैदा का रिश्ता इस वक्त जुबैदा के साथ क्या बनेगा, बजाय ये कि वो खुद बच्ची बन के टूट जाए और एक छोटी सी मासूम बच्ची की तरह रोने लग जाए कि मेरी छोटे बेटे ने मेरे साथ ये किया है। जुबैदा की माँ बने और क्या बेटी मैं तुम्हें संभालती हूँ, ये तो जो आखिर हैं तो आप उसकी माँ ही ना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे बड़ा वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो हमारा पिछला सेगमेंट था उसमें आपने देखा सब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन मैं चाहूँगी कि 1 मिनट का कोई कंक्लूजन हम आप एज एक्सपर्ट दे सकें कि अगर आपका एक ऐसा बच्चा जो एक जॉब पे टिक के काम नहीं कर रहा, तो क्या चीज़ें हैं जो हमने उसकी परवरिश में लैक कर दी, वो क्यों ऐसा हो गया ही जो ये चीज़ें हो रही है ना कि हमें एज अ पेरेंट अपनी भी ट्रेनिंग करनी होती है, और अगर चलो एक वक्त हमने अपनी ट्रेनिंग नहीं की है तो देयर इज़ ये नहीं है कि वक्त गुजर गया। सारी ज़िंदगी इश्यूज आते रहेंगे बच्चों के, और सारी ज़िंदगी हमने ये भी सीखना होगा कि अपनी रीपेरेंटिंग करनी है, कि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो ये जो एक ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है या ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ इमोशंस है ना, कि गलत बात को भी हम जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ रोक टोक नहीं कर रहे हैं, या उसके बावजूद जो अगर वो बदतमीज़ी भी कर रहा है तो उसको रिसोर्सेज पे रिसोर्सेज देते थे जो चले जा रहे, तो उसका कहीं पे ये जो रिबेलियस एटीट्यूड है, या जिसको उर्फ़ आम में हम क्या बोलेंगे, बदतमीज़ी बोलेंगे,
वो और रीइंफोर्स होता चला जाएगा ना। उसको पता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ना उसको रोक रहा है, ना टोक रहा है, ना कोई किसी बात का बुरा मान रहा है। जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी तो वो कैसे अपने आप को ठीक करेगा? नहीं, लेकिन वो जो उसके जो कंसिस्टेंट वो नहीं है, उसकी रीजन क्या है? ऐसा हमने क्या किया है? कंसिस्टेंट होने की, इसको Consequences नहीं है। उसको कंसिस्टेंट होने की जरूरत ही नहीं। हाँ, व्हाई व्हेन आई एम लाइक सेइंग व्हेन आई एम अकाउंटेबिलिटी नहीं आपने कराया उसको डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं ना। आप उसको दिए जा रहे हैं तो उसको ज़रूरत क्या है कि वो अपने आप को ठीक करे, क्योंकि वो तो ठीक है, उसको सारी रिसोर्सेज तो मिल रही आपने हैं। बात किया था पेन और प्लेजर का, ठीक है? Exactly. वो जो पेन उसको आ ही नहीं रहा, वो काम सही नहीं कर रहा, उसको प्लेजर मिल ही जा रहा है कि मुझे खाना मिल रहा है। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे माशरे में पेरेंट्स स्पेशली समझते हैं। अक्सर जो जेनजी बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको लगता है कि वो इस तरह रिस्क लेते जाएंगे। तो हमारे यहाँ होता है कि 40-40 साल सर्विस कर रहे होते हैं। वो ओल्ड स्कूल थॉट होती है कि एक ही इदारे में रहकर 40 साल सर्व करना है और यही कामयाबी है। और हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो करते रहते हैं रिसर्च, इधर मुड़ जाते हैं, उधर मुड़ जाते हैं। फास्ट ट्रैक, Gen Z इज ऑल अबाउट क्विक मनी, Gen Z इज ऑल अबाउट फॉरन चीज़ें हो, ये नहीं होता, दूसरी चीज़ हो जाती है। लेकिन अगैन Gen Z हमारी बहुत साइको लिटरेट है। मुझे अपनी ये वाली नस्ल बहुत पसंद है। ये इतने साइको लिटरेट हैं, इनको हर चीज़ की इतनी समझ है। बस हम जो डबल मैसेजिंग कर रहे होते हैं ना, निदा, नादिया वुड एग्री विथ मी कि फॉर एग्जांपल इनका ही केस था, ठीक है, जुबैदा जी का। तो ये जो डबल मैसेजिंग हम कर रहे होते हैं ना, कि एक तरफ तो हम उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे हैं और हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं उसकी तमाम बदतमीजियाँ, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ से उसको कह रहे हैं कि भाई बहनों की शादी भी करानी है, सब कुछ है। अब वो किस चीज़ को पकड़ेगा? वो हमेशा उसका दिमाग आसानी की तरफ जाएगा कि जो चीज़ें मेरी, अगर मैं गुस्सा करने से ये फिर भी मुझे मोहब्बत करिए, मैं वही करता रहूँगा और मैं अपनी ही जिस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। ये बोलती नहीं कि जिम्मेदारी है, तो आपको जिम्मेदार बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि हमें अपनी रीपेरेंटिंग, मेरे ख्याल में जब तक हम जिंदा हैं हमें अपनी रीपेरेंटिंग इसलिए भी बड़ी ज़रूरी होती है। एक मरहले पे आके हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा सियाने हो जाते हैं। मुझे सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, फ़ोन्स का मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जिनको इनको है। पावर शिफ्ट होने लग जाता है। अब पावर डायनामिक्स बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हैं, ठीक है, या बच्चा कप्तान है या आप कप्तान हैं, हाँ, ठीक है, अगर वो आपको बेवकूफ़ या कमज़ोर समझता है, बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें। एक उसको ये बावर कराना कि हम कमज़ोर नहीं हैं। एक ये कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, जो चीज़ें आप मुझे सिखा सकते हो मुझे सिखाओ। और दूसरी चीज़ ये वाज़े तौर पे दिखाना कि हो सकता क्या ये सच है कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा सियाना है टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर लिटरेट मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे और इसमें जब तक ये मेरे घर में रह रहा है और जब तक ये 18 साल का था और अब 21 साल का भी जब तक नहीं हो जाता, एक पावर डायनामिक है। अब राकेश 23 साल का हो गया है, पावर डायनामिक शिफ्ट हो गया है। अब वो कमा रहा है, अब वो घर चला रहा है। अब वो जो है मेरा बड़ा बेटा, उससे मैं अक्सर पैसे मांगती हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए ज़रा कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस, और वो कह देता है कि ना पावर डायनामिक शिफ्ट हो गया है, वो बराबरी पे आ गया है। अभी भी ये बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी दोस्ती है वो एक हद है, उस हद से आगे मेरी अभी भी राकेश के साथ दोस्ती नहीं है। वो बेतकल्लुफ़न मेरे साथ, क्योंकि एक जगह एक लाइन होती है जिसके आगे दोस्ती बदतमीज़ी में बदल जाती है वालिदैन के साथ और बड़ों के साथ। अगर वो मेरे साथ फ्रैंकनेस दिखाएगा और वो बदतमीज़ी या बदलेहाजी से या मजाक भी करेगा, इसका मतलब है वो और बड़ों के साथ भी वही करेगा। वो ओवर ज़्यादा जो एक लिबरल थिंकिंग होती है कि हर किस्म की बात कह दो, गाली गलोच भी कह दो, माँ बाप को नाम से बुला दो, वो उसमें मैं नहीं बिलीव करती। अपने लिए हर एक का फैमिली यूनिट अलग होता है, हर एक के वैल्यूज अलग होते हैं। रिस्पेक्ट पे देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, एक बात जो आपने पिछले सेगमेंट में की थी कि हम अपने बच्चों की परवरिश अकेले नहीं करते, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है। ये जो मेरे सामने बैठी हुई हैं नजफ़, इनकी बात से फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी नजफ़, आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे? मेरे बेटे जो हैं 10 साल थोड़ा के सा हैं। जोर से नजफ़। मेरे बेटे 10 साल के हैं। अच्छा। और मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। शुरू में तो ऐसा नहीं, बड़े बच्चों में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी होती है। शुरू में स्टार्टिंग में 4 साल के 5 साल के सेट थे मुझसे बहुत अच्छे से। जब 7, 8, 9 जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गए ना, तो दादी का फेवर बढ़ता गया और मेरी तरफ से दूर होते गए।
मतलब मैं उनको कुछ समझाती हूँ तो मतलब एक तरीके से दादी ने ना मुझे विलन बना दिया अपने बेटे के सामने। मतलब मम्मा रॉन्ग है। ये बहुत आम प्रैक्टिस है हमारे आम घरों में। मतलब मम्मा बहुत रॉन्ग है, अगर वो कह रही है जल्दी सोना है, सुबह स्कूल है, कोई बात नहीं, देखने दो, बच्चा है। हाँ। इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाती हो तुम? छोटा ही तो है, अभी कौन सा बड़ा हो गया। हाँ। अब जो तुम्हारे हस्बैंड है वो भी तो तुम्हें अच्छे से खिला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे मतलब वालिद बने हैं ना, तो जब आपके बेटे बड़े होंगे तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। अभी से इतना बच्चों पे प्रेशर क्यों डालना? मतलब ऐसा नहीं होता। फिर ये होता है मैं कुछ समझाती हूँ ना, सीधे भाग के दादी के रूम में। हाँ। मेरी नहीं सुनते। हाँ। मतलब कोई अहमियत ही नहीं होती मेरी बात की। तो इस चीज़ से मुझे बड़ा होता है कि, और यही नहीं, हर चीज़ में जिस चीज़ का कुछ खाने का है, नहीं बेटा बाहर का नहीं, घर का भी खाना चाहिए। कोई बात नहीं, ज़िद कर रहा है तो आज मंगवा दो। मम्मी आज का नहीं, हर दफ़ा, कोई बात नहीं, बच्चा है। तो वो सोचता था फिर मुझे अपनी कोई फरमाइश या कोई अच्छी बात है ना, वो मम्मा को नहीं, दादी के पास जाना है मुझे इसके लिए। तो ज़्यादातर जो होता है ना जॉइंट फैमिली में, वो तरबियत नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगता है मैं परफेक्ट माँ नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ ना वो मुझे करने नहीं देते बच्चों के साथ अपने। ऐसा नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, अब वो भी थोड़ा थोड़ा बड़े होने शुरू हो गए हैं। एक 6 साल के हैं, 3 साल की बेटी है। तो वो जो बड़े भाई को देखते हैं ना, वो भी यही करते हैं। मैं भी दादी के रूम में जा रहा हूँ, आप लाइट बंद कर रही हैं, सुला रही हैं, मैं भी दादी को जाके बोलता हूँ। वही मेरी बेटी भी कर रही है। मुझे ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से 80% जो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ बहुत सारे एडवांटेज है, वहाँ एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि आप आई डोंट नो, आई डोंट सी इट एज अ डिसएडवांटेज। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। दादियों का काम है बच्चों को बिगाड़ना। मैं भी बहुत बिगाड़ूंगी मतलब राखी और अनाया के बच्चों को। दादियों का और नानियों का काम है, अपने बच्चों पे उन्होंने वो वार अपने बच्चों पे वो पड़ गई थी, अब उनका टाइम है औरों के बच्चों को एंजॉय करना। नानी फिर भी कह देती है बेटा मम्मा जो कह रही है शायद सही है, वो दादी नहीं बोलती। वो तो नानी दादी बिगाड़ेंगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरा भी यही सिस्टम है। 4 साल की मेरी बेटी है, दादो सीधी दादी के कमरे में जाएंगी। और मैं अपने आप को, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने आप को कभी विक्टिम नहीं देखा। मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे लिए एक सहूलत रही हैं, एक नेमत रही हैं। उनकी वजह से मैं काम कर सकती हूँ, उनकी वजह से मुझे पता है कि उनकी कड़ी नज़र है और अच्छा रिश्ता है मेरे तीनों बच्चों के साथ, घर के सारे बच्चों के साथ। मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, उनके बच्चे हैं, दूसरा देवर है। वो एक तरह से मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ कि वो घर की बड़ी हैं और उन्होंने एक अपने घर को कितनी खूबसूरती से संभाला हुआ है, और मेरे बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि मेरे बच्चों को इतना एतबार है कि वो सब भाग जाते हैं उनके पास। लेकिन इसमें मैंने अपना दरख्त, वही मैं दरख्त नादिया जमीन और उसकी दरख्त पागल और मुझे अपना रूट्स मेरे बहुत जड़े हुए हैं। मैं बड़े प्यार से और बड़े एहतराम से अपने बाउंड्री सेट करती हूँ। ठीक है, कैसे करती हैं वो ज़रा बताएं, क्योंकि औरतों को नहीं समझ आता कि वो उनके बच्चे अगर मीठा खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, वो टॉफ़ियाँ और वो दादी से लेकर खा रहे हैं, वो कैसे बेयर करें इस तरह? थोड़ा सा एक तो अपने बैटल्स चूज़ करना। हर चीज़ जो है वो एक जंग नहीं है, कभी कभार जो होता है होने दो। मतलब ये सोचो कि ये इसके बारे में मैं टेंशन लूँ, क्या ये वाकई में इतनी बड़ी चीज़ है? कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए हाँ, फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ है। नूर 4.5 साल की है, नूर नाबीना पैदा हुई थी, उसके अब बिनाई है, लेकिन स्क्रीन टाइम उसके लिए मेरे लिए वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं देख सकती। ठीक है, अब इस घर में देखें 3-4 फैमिलीज रह रही हैं। मेरा वैल्यू सिस्टम ये है, मेरे देवर देवरानी का कुछ और होगा, उनके बच्चे आईपैड और फ़ोन शायद इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और का कुछ और होगा। हर एक का अपना है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि हर एक को पता है कि हमने अपने बच्चे कैसे पालने हैं। मेरा काम नहीं है कि मैं किसी और को बताऊँ कि आपने अपने बच्चे कैसे पालने हैं। मेरा काम ये है कि मैंने अपने बच्चे कैसे पालने हैं। तो मेरा ये है कि मैंने तो CCTVs लगाए हुए हैं बाहर कि मैं पता चल जाए कि फ़ोन पे स्क्रीन पे कोई लगी हुई है। फिर मेरी नूर से बातचीत होती है। मैं वाहिद इंसान हूँ जिसके साथ 1 to 1 बात करती है कि आपने मुझसे झूठ नहीं बोलना, आपने फ़ोन दादी का इस्तेमाल किया। अच्छा, नूर ये आके कहती है, कभी कभी मैं अंदर कमरे में आती हूँ ना, छुपा देती है। नहीं, मैं अंदर कमरे में आई हूँ ना, आते ही मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कहती है मैंने दादी का फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया। और मुझे पता चल जाता है यकीनन दादी का फ़ोन इस्तेमाल हुआ है।
मेरे लिए मसले नहीं है, मसले नहीं है। घर में प्यार है, मोहब्बत है, बच्चे अब्यूज़ नहीं हो रहे हैं, दादी इतना प्यार करती हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि मैं 8 साल वलैत में भी रही हूँ, अकेले अपने घर में भी रही हूँ यहाँ पे लाहौर में। मैंने देखा है क्या फ़र्क था मेरे बच्चों में जब वो दादी के साथ रह रहे थे और जब अकेले मेरे साथ रह रहे थे। बड़ों के साथ रह के, बुज़ुर्गों के साथ रह के एक एहतराम, एक बरकत आती है। मेरे लिए मेरी सास एक नेमत है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं खींच के हटा देती हूँ फ़ोन से। मुझे डांट भी पड़ जाती है, मुझे ये भी मैं ये भी सुन लेती हूँ, अपनी अम्मी से भी ये सुनती हूँ कि कुछ नहीं होता, बच्ची है, करने दो। अम्मी ज़्यादा कहती हैं कि नहीं माँ की बात सुनो, अब खाला भी कहती हैं। पहले खाला मुझे कहती थी कि इसको जो मर्जी खाने दो, मैं कहती हूँ खाला इनकी सास, खाला मैं अपनी सास खाला कहती हूँ। पहले वो कहती थी इसको जो मर्जी खाने दो, मैं कहती हूँ कि नहीं ये सिर्फ देसी मुर्गी खाए, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था एस्ट्रोजन बेस्ड। तो मुझे वो ज़रा एक है हार्मोन वाली मुर्गी से और हार्मोन वाले अंडों से अपना मेरा ट्रॉमा है कि है। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये कभी कभार बर्थडेज पे चली जाए, कुछ चली जाए तो दूसरी मुर्गी खा ले, लेकिन घर में इसके लिए खालिस मुर्गी बने। अब मैंने क्योंकि ये बार बार उसके हाथ से वो दूसरी मुर्गी निकाली और उसके सामने देसी मुर्गी रख दी, अब इतने सालों बाद वो एक चीज़ बन गई है, एक रूटीन में आ गया है। दूसरी चीज़, बड़ों की किसी बात का बुरा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े हैं। और मुकाबला भी आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हो गई, मुकाबला वो नहीं है ही नहीं होना चाहिए मुकाबला। वो दादी है, आप माँ हैं, आप माँ हैं, ठीक है, आपने रूल्स बनाने हैं और आपने देखना है कि आप एहतराम के साथ, प्यार के साथ वो रूल्स कैसे सेट कर सकती हैं। नूर का मैं 8 बजे जाती हूँ, वो बिस्तर में हो, ठीक है, और खैर मैं अपने रूल्स खुद तोड़ती हूँ अक्सर। वो 10 बजे तक मेरे साथ छाले मार रही होती है बिस्तर में, तो मैं रिलैक्स रखें उनको भी रूल्स को। अगर घर में माहौल अच्छा है, दादी से तरबियत भी मिल रही है, दादी से मेरी 4 साल की बच्ची को अपनी पूरी नमाज आती है, ये भी दादी का कमाल है। मेरी 4 साल की बच्ची उर्दू की खूबसूरत तरीन नज़में क्लास में खड़े होकर सामने पढ़ा देती है, और जब क्लास टीचर कहती है कि नूर आपने कहाँ से सीखा, तो नूर बड़े फ़ख्र से कहती है मेरी दादी ने मेरी उर्दू ठीक की। तो वही बात है, ये मुश्किल है, ये आसानी है, जिस पे ध्यान दोगी वो बढ़ेगा। ये बात जो थी, जो कह रही थी आपके दादी ने खिलाफ कर दिए बच्चों को आपके ऊपर, मुझे ऐसा फील होता है। देखिए एक दफ़ा में होता है कि एक दफ़ा चले मैं गलत हूँ, वो सही है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, चले कोई बात नहीं दादी है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब मैं बच्चे का बिहेवियर देखती हूँ कि उसकी सामने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं बची, फिर मुझे बुरा लगता है कि चल एक दफ़ा दादी का, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा तो मम्मा को अहमियत देनी चाहिए ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है ना कि देखने का जाविया, जैसे नातिया ने बोला ना, देखने का जाविया आपको बदलना है। यहाँ पे बच्चा जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे जंग हो रही है दादी और बहू की, कौन ठीक है कौन नहीं है, कौन किसके खिलाफ है। इतना नहीं, थोड़ा सा सिर्फ ये होता है कि ऑब्वियसली दादी है, नानी है, वो बिगाड़ने के लिए ही है, और क्यों ना हो। अब जाके तो उन्होंने भी बच्चों को इंजॉय करना सीखा है ना, अब जाके तो करना है तो भाई उनको भी इंजॉय करने दे। थोड़ा सा सिर्फ ये करना होता है कि बच्चों पे हम ये कर रहे होते, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, ब्रेक के बाद आके हम इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना जरूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हम जो ये हमारा लास्ट पोर्शन है प्रोग्राम का, मैं वली से पूछना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद लड़का है और उससे बेहतर उसकी जेंडर के बारे में कौन ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके। लड़कों को जब हम पाल रहे होते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए? तुम अपने एक्सपीरियंस से, जो तुम्हारा 19 साल का एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, तुम क्या कहोगे? तुम ज़ाहिर है खुद तुम कोच भी हो, तो तुम्हें थोड़ी सी और भी आइडियाज़ होंगे और ज़िंदगियों के बारे में। हमें क्या, Can I just tell you, Wali is the youngest applied neuroscience master coach. वो आपके आने से पहले हम इंट्रोडक्शन and NLP practitioner. Thanks to you. No, thanks to you. You did it. I offered it to all the kids. He's the only one who did it. आपका जो सवाल का जवाब मैं बोलूँगा कि एक जो चीज़ मैं बहुत खुश हूँ कि अम्मी ने मेरे साथ की है, जो बहुत मतलब पेरेंट्स इन जनरल नहीं करते, मुझे गलतियाँ मतलब बनाने की इजाज़त दी है, खुला छोड़े मैदान में फ्रीडम दी है। एक NLP में एक सेइंग है, देयर इज़ नो सच थिंग एज फेलियर, ओनली फीडबैक। और फिर मैं इसको ऐड करता हूँ कि फेलियर वही होता है जो आप करते ही नहीं हैं, जो आप सोचते हैं लेकिन करते ही नहीं है, कोशिश भी नहीं करते, जो कि एक डर होता है। और जो एक मतलब फैमिली में आप किसी बच्चे को आप जाके गलतियाँ नहीं
बनाने देंगे हाँ। फिर तो वो कभी सीखेगा नहीं। मतलब कि बच्चा गिरने से पहले हाय हाय गिर जाओगे, वो वाली चीज बिल्कुल ऐसी है ना। लेकिन ऑन अ बिगर स्केल हाँ के बाद में जाके भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना 19, 20, 21 तक हाँ और बिल्कुल ही देखना कि क्या कर रहा है। थोड़ा सा ना एक एज के बाद फ्रीडम देना चाहिए। कितनी एज के बाद फ्रीडम देना चाहिए? आई थिंक हर बच्चों के साथ अलग डिफरेंट होता है हाँ एंड वो भी फ्रीडम का जो स्केल है वो भी एक रिलेटिव मुख्तलिफ है। तो आई वुड से अराउंड 16, 17 आप थोड़ा सा ऑन द बैक हैंड आप जा सकते हैं। बड़ा डरते भी हैं माँ बाप, बच्चे ड्रग्स में ना पड़ जाएं, बच्चे गलत लड़कियों में ना चले जाएं, बहुत सारे अब फिर fears कैसे रोकेंगे? हाँ। एक मतलब एक हवालात कहते हैं जो माँ बाप सोचते हैं वो ये सोचते हैं कच्ची एज है। अगर बच्चे ने ड्रग्स करने हैं, हाँ नशे करने हैं इस डे एंड एज पे, कोई भी नहीं उनको रोक सकता। अगर वो स्कूल जा सकता है, नशे कर सकता है, इस डे एंड एज पे आप नहीं रोक सकते। सिंपल है, आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप एक रिलेशनशिप बना दें उनके साथ कि जो भी करें वो बता दें, कनेक्शन बनाए, उनको डर नहीं लगे कि मतलब बिल्कुल एक माँ बाप माँ बेटे का एक रिलेशनशिप हुई लेकिन एक दोस्ती भी हुई वहाँ पे। इतनी इमोशनल अवेलेबिलिटी आपको घर पे मिल जाए ना कि आपकी घर आपकी सेफ प्लेस हो। अगर आपके पास भाई स्कूल है, डिजिटल मीडिया, आपको हर तरह के इन्फ्लुएंसेस आएंगे, लेकिन आपके और पेरेंट्स के बीच में ऐसा कनेक्शन हो कि जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो बच्चा इतना सेफ फील कर रहा है कि वो घर पर आकर उन इन्फ्लुएंसेस के बारे में भी बात कर रहा है। इट्स मोर ऑफ एन ओपन कम्युनिकेशन बिकॉज इट्स नॉट फेलियर्स, इट्स ऑलवेज। मेरे दोनों बेटों को पता है कि वो कोई भी बात अच्छी बुरी कैसी भी हो मुझसे कर सकते हैं, वो जज नहीं होंगे। मैं शायद खुश ना हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं है। अगर मैं ना खुश हूँ, जज करते हैं हम पेरेंट्स, और हो सकता है मैं बच्चों खुश को ना हूँ judge और मैं करते उस नाखुशी को जाहिर भी करूँ, हाँ। लेकिन मैं जज नहीं करूँगी। और फिर हम दोनों हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। हमारा काम है फैसिलिटेट करना कि ये देखो ये रिसोर्सेज हैं, ये सोल्यूशन है, ये इस मसले का हल, ये मुझे तो इन चीज़ों में नज़र आ रहा है, आपको किन चीज़ों में नज़र आ रहा है। वो अब आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन पिएगा वो खुद। अच्छा, कमिंग बैक टू वली आगे और बताओ और क्या नहीं करना और मैं बोलूँगा कि एक तो जो फ़ोन जो है, ठीक है, ये काफ़ी एक मसला हो गया आज के ज़माने में। नॉट ओनली बिकॉज हमारा डोपामाइन रेगुलेट नहीं होता उससे, फ़ोन ठीक है, फ़ोन की वजह से आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ख़राब हो जाता है। फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है ना, आपका एबिलिटी टू मुश्किल काम के साथ परसिवियर करना वो ख़त्म हो गया। मतलब कि वो जो डिसिप्लिन कह लें आप, डिसिप्लिन मतलब एक चीज़ है ना, मैंने पहले भी अमीना शायद बात बोली है कि मैंने कहा था कि एंग्जाइटी जब आता है, मैं भी एक पैनल पर था, एक बच्ची ने कहा था कि किताबें खोल के उनको एंग्जाइटी शुरू हो जाता है। हाँ। ठीक है, वो एंग्जाइटी दो चीज़ों से सॉल्व होना है, हाँ। डिस्ट्रैक्शन और एक्शन। ठीक है, एक्शन होगा कि आप किताब को पढ़ के ना शुरू कर लें, डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ होगा कि आप फ़ोन खोल लो और फिर आपको वही डोपामाइन मिल रहा है जो आपको मिलेगा थोड़ा सा काम करने से। तो इन चीज़ों को उनको देखना चाहिए बिकॉज वो बात बताओ जो आपने कही थी, दोनों तरफ मुश्किल है, लेकिन एक हाँ, क्योंकि दोनों तरफ मुश्किल है कि आप अभी के लिए आप वो डिस्ट्रैक्शन ले लें, ठीक है, और ये मुश्किल है क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा असर होएगा। और दूसरा चीज़ भी मुश्किल है कि आप अभी जाके जो भी चीज़ है एक्शन ले लें। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछूंगी, ऐसे बच्चे सारे लड़के लड़कियां चुनने में लोगों को, कभी दोस्त, कभी अपने स्पाउसेस, वो चुनने में भी गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम उम्र के होते हैं, गलत कंपनी में चले जाते हैं, तो फिर उससे उनकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। क्या माँ बाप ऐसा करें कि उनके अंदर इस तरह इंस्टिल कर दें चीज़ें कि उनको थोड़ी पहचान हो जाए लोगों की? इंस्टिल होने के लिए ना, आई थिंक कि एक तो आपका जो औलाद है उसका एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होना चाहिए, जो माशाल्लाह मेरे में है, और वो होएगा कि आप कम्युनिकेट वो एग्जाम्पल दे के बता सकते एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इन चीज़ों से। फिर ओके, अगर आपको पता है कि मैं कौन हूँ, हाँ। और मैं अपने फैमिली में कौन हूँ, और एक मतलब एक कॉन्वर्सेशन एक खुला एक होता है, क्योंकि अक्सर आपका जो आइडेंटिटी होता है ना, हम इतने मास्क पहनते हैं, हम एक इंसान नहीं होते हैं। एक इंसान स्कूल में होते हैं, एक इंसान काम पे होते हैं, एक इंसान दोस्तों के साथ होते हैं, और एक इंसान घर पे होते हैं। और असली में कभी कभी जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है वो घर पे नहीं होता, क्योंकि आप टाइम गुजार रहे हैं दोस्तों के साथ। तो फिर आपको ना फिर एक सेंस ऑफ सेल्फ आपका नहीं होता। हाँ। तो फिर आप एक श्योर नहीं होते कि मैं कौन हूँ, फिर आप दूसरे लोगों को अपने आप को सेंस ऑफ सेल्फ वहाँ पे दे देते हैं। हाँ। मेरे ख्याल में सेंस ऑफ सेल्फ के साथ आई वुड ऐड इनटू इट कि सेंस ऑफ सेल्फ तो फर्स्ट पार्ट हो गया।
sense of the world also. You need to prepare every individual to face the very harsh world out there. हम जो ये बोल रहे होते हैं ना, जो एक गलत इन्फॉर्मेशन या गलत मैसेज दे रहे होते हैं, दुनिया बड़ी अच्छी है, दुनिया ये वो है, हमें इतना प्रिपेयर कर देना चाहिए अपने बच्चे को कि अगर वो स्कूल जा रहा है उसको प्रिपेयर कराओ कि तुम्हारे साथ कोई बुलिंग भी करेगा, कोई सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. This is how you need. This is exactly conversations I had with them. और एक तीसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगी, एतबार. समझे वली यार आके किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं, कोई दोस्ती कर रहे हैं या किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं, और मेरी राय ये है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है. मेरी राय को ये तरजीह क्यों देते हैं? इनको मेरे पे एतबार है. डिसएग्री कर सकते हैं मेरे साथ कि नहीं आप, मुझे लग रहा है आप सही नहीं है, लेकिन वो सुनेंगे और सोचेंगे कि अम्मी ने ये बात की है, बीमा ने ये बात की है, मुझे सोचना चाहिए इसके बारे में. फिर वो आके डिस्कस करेंगे, अच्छा आप क्यों ऐसा कह रही हैं. बच्चे बहुत ज़्यादा बागी हो जाते हैं, हमारे दोस्तों को क्यों बुरा बोला. नहीं, एक मिनट, उनको मेरी राय पे एतबार है. उनको पता है कि मैं किसी का बेजा नहीं, बुरा भला नहीं, मैं बुरा नहीं कहूँगी, तरीका भी होता है करने का. मैं जिस तरीके से मैं कहूँगी देखो क्या मुझे तरीका है, जरा प्लीज ये बताएं. मैं कहूँगी मुझे ये शख्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये शख्स, इस शख्स में मुझे इस वजह से इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, और इस वजह से उसकी मुझे ज़रा एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी नज़र आ रही है. इसकी जो ये हरकत है ना, मेरे लिए ये एक रेड फ्लैग है. यानी कि आप लॉजिक देके समझाते हैं. मैं लॉजिक देती हूँ. अब बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आपने ये करना है, मुझे लगता है अगर आप इससे दोस्ती करेंगे तो ये रिस्क, फैसला मुझे ही करनी देंगे. ये रिस्क होंगे. फिर मुझे लगता है कि ये बच्चा शायद ड्रग्स करता है, और मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस अगर हो जाए उससे, या अगर किसी भी वक्त आप क्यों अपने आप को ऐसे माहौल में डालना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको चैलेंज मिलेगा. क्यों हम अपने लिए आसानी करें. तो ऐसे माहौल में जाएं मत जहाँ पे ये सारी मंशियात वगैरह पड़े हुए हैं सामने. उसके लिए क्या करेंगे अगर वो किसी गलत लड़की में इंटरेस्टेड हो रहे हैं? गलत लड़की क्या होती है? मतलब गलत इन द सेंस जो आपको ये रेड फ्लैग्स नजर आए कि वो आपके बच्चे के लिए अच्छी नहीं तो है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने हमेशा मुझसे बात की है लोगों के बारे में. ये थोड़ा ज़्यादा छुपा रुस्तम है, वो मेरे साथ ज़्यादा खुला है, बड़ा वाला. लेकिन ये ज़रूर है कि वो मुझसे आके मशवरा मांगते हैं कि इस ख़ास तौर पे अगर वो सीरियस हो रहे हैं किसी के बारे में, कि आपको मैं मिलाना चाहता हूँ, और या मैं आपको इस फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ. ये ट्रस्ट मेरे साथ है, अब्बू के साथ नहीं है. अब्बू के साथ एक बाउंड्री है इनकी, ठीक है. बाबा के साथ एक बाउंड्री है, मेरे साथ वो बाउंड्री नहीं है. मैं ज़रूर मिलूँगी लोगों से, और मैं ज़रूर उनको अपनी सच्ची राय दूँगी 3-4 बार मिलके कि मुझे ये लगा है. बाकी अगर मैं जबर करूँगी इन पे तो फिर ये शायद रिबेल करें. जबर नहीं करना. बच्चे अक्लमंद होते हैं, इनके इनेट विजडम में मैं इन पे एतबार करती हूँ, ये मेरे पे करते हैं. मैं भी गलतियाँ करती हूँ, ये भी मुझे कॉल आउट करते हैं कि ये मुझे लग रहा है आप गलत काम कर रही हैं. ये एतबार बहुत ज़रूरी है. देखिए दोस्तों से और बाकी सब चीज़ों से हो जाए, लेकिन कभी कभार ना दिल के हाथों भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं, और फिर वो जैसे आपने कहा फ्रीडम हमने दिया है, वो गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं. लेकिन अगर उन्होंने गलत फैसला कर लिया, शादी कर ली, और फिर उसके बाद उनको लगा कि गलत फैसला है, बच्चे भी हो गए, फिर घर भी टूट गया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है. मेरा अपना ये ज़िंदगी में स्टांस है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है. हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने, ये हमारा वो पहला मज़हब था, पहला दीन था जिसने इजाज़त दी कि अगर शादी एक कंपनी होती है, और अगर वो कंपनी टॉक्सिक बन रही है या जहरीली बन गई है दोनों अफराद के लिए, तो आपको मौके दिए जाते हैं उसको ठीक करने के. 3-4 मौके दिए जाते हैं, वक्त दिया जाता है. इंसान अलहदा होकर भी स्पेस ले ले थोड़ा सा, फिर दोबारा काम करने की. लेकिन अगर एक शादी इंसान और औलाद की नफ्सियाती सेहत को बुरी तरह से असर कर रही है, तो उस कंपनी को डिसॉल्व होना ही बेहतर है. और ये हक और ये इजाज़त मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दिया है. मुझे लगता है कि ना ये जो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे बहुत सारी और बातें करनी है, लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म, और वो भी खबरनामे का टाइम ख़त्म.
थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आप शो पे आए और इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की। आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने भी बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी टिप्स हमें दे दी। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो, मेरे 2 बेटे हैं और अभी भी वो इन परवरिश के दौरान है और मैंने भी इन तीनों से बहुत कुछ अडॉप्ट किया और सीखा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।